हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9। आपका स्वागत है बच्चों। लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने सीखा कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है ना। अलग अलग मेथड्स हमने सीखे। ओके, उसके ऊपर एक दो और एग्जाम्पल्स हम आज के लेक्चर में लेंगे और इसके साथ ही हम लोग क्यूब स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्यूब स्केलेटन कैपेसिटेंस के बेस पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और क्यूब स्केलेटन रेजिस्टेंस के बेस पर आज पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सी बच्चों, तो ये है हमारा प्रॉब्लम। ठीक है, सारे रेजिस्टर्स जो है वो इक्वल रेजिस्टर्स हैं, कैपिटल आर रेजिस्टेंस वैल्यू के, और हमें फाइंड आउट करना क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू डी। कहां दिख रहा है बच्चों आपको ए? दिस इज ए एंड वेयर इज डी? दिस इज डी, कैपिटल डी। तो ये हमारे ए टू डी जो है हमें क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको जैसा कि सिखाया है कि जब भी आपको ये बोला जाए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरीली ए टू डी, है ना, आप क्या कर लो, एक करंट फ्लो कर लो। तो चलो एक करंट को फ्लो करा लेते हैं ए टू डी। तो ए टू डी देखो बच्चों, इस तरीके से एक करंट फ्लो करेगा। और अगर मैं इसको एक एक्सिस मान लू तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? पैरेलल एक्सिस, है ना। करंट की डायरेक्शन में ड्रा किया गया एक्सिस क्या हो जाएगा? पैरेलल एक्सिस हो जाएगा। अब इस एक्सिस को देख करके मुझे बताओ, क्या इसके अबाउट आपको किसी प्रकार की सिमेट्री नजर आ रही है? बताओ, सिमेट्री नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है सर, सिमेट्री बिल्कुल नजर आ रहा है ना। ये देखो जैसा लेफ्ट हैंड साइड में है उसी तरह से इस तरफ भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, ये देखो सिमिलर आर वैल्यू का इधर भी है तो सिमिलर आर वैल्यू का इधर भी है, सिमिलर आर वैल्यू का इधर भी है तो सिमिलर आर वैल्यू का इधर भी है। ठीक है, अब सवाल उठता है इस रेजिस्टेंस का क्या हुआ सर, इन रेजिस्टेंस का क्या हुआ? तो आप इसको क्या मान सकते हो? आप इसको मान सकते हो कि जब मैं इसको बीच से काटा तो सर ये आधा और ये आधा दोनों तरफ क्या हो गया, बट गया, है ना। मैं इसको चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ, इस तरह ये आधा इस तरफ हो गया और आधा इस तरफ हो गया, तो r/2 और r/2। सिमिलरली इसके साथ भी वैसा ही होगा, है ना, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, r/2 है ना, ऐसा भी मान सकता हूं मैं। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो कौन सी सिमेट्री है सर? पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है या परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना। कहीं को लगेगा कि जो पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था उसके हिसाब से तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कौन सा पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? क्यों? क्योंकि हमें जो जिन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है वो ये है, ए टू डी। तो करंट भी कैसे फ्लो होगा? ए टू डी, और करंट के डायरेक्शन में ये एक्सिस है, दिस इज पैरेलल एक्सिस, और इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। इस साइड और इस साइड क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस है। तो बताओ क्या करा करते थे जब पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता था? तो पैरेलल ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अपन इसको क्या करते थे,
फोल्ड कर सकते थे। फोल्ड करने पर, है ना, चलो इस पार्ट को हमने क्या कर दिया बच्चों, फोल्ड कर दिया, तो फिर जो जो पॉइंट्स क्या हो जाते थे, ओवरलैप हो जाते थे, उनको हम क्या कहा करते थे, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कहा करते थे। तो देखो अगर जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो कौन किस पर ये हो जाएगा बच्चों, देखो C किस पर आ जाएगा, B पर, और ये F किस पर आ जाएगा, E पर आ जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है भाई, तो हमें ये समझ में आ गया कि C और B ओवरलैप हो जाएगा, F और E ओवरलैप हो जाएगा। ठीक, और हमने क्या सीखा था कि जब आप ओवरलैप कर देते हो, जब आप फोल्ड कर देते हो, तो जो जो पॉइंट्स ओवरलैप करता है वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, इक्वी पोटेंशियल हो जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, इक्वी पोटेंशियल। जब हमें समझ में आ गया कि वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल है बच्चों, तो इसके बीच में और इसके बीच में, है ना, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, बिकॉज दे आर इक्वल पोटेंशियल, है ना, इक्वल पोटेंशियल है, तो फिर इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो बच्चों उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके और इनके बीच में किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स कि इसमें कोई करंट नहीं पास करेगा। जब इसमें कोई करंट ही नहीं पास करेगा तो इसका सर्किट में कोई रोल नहीं है। तो वी विल रिमूव दिस। ठीक है, हमने हटा दिया। सिमिलरली बच्चों, फोल्ड करने पर F और E पॉइंट भी ओवरलैप हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये दोनों पॉइंट्स भी क्या है, आपस में इक्वी पोटेंशियल है, दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इनका भी कोई रोल इस सर्किट में नहीं है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आपकी जो सर्किट है बच्चों वो कुछ ऐसी हो गई, है ना, आपकी जो सर्किट है वो कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या निकालना है, A to D निकालना है। तो मैं इस सर्किट को रिड्यूस कर सकता हूं, जैसे एक पॉइंट लिया बच्चों A और एक पॉइंट लिया मैंने D। तो देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, A से B एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, सपोज B पॉइंट, फिर B से E एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट, और फिर E से D एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, है ना। तो इनका काम हो गया, इनका काम हो गया और इनका काम हो गया। फिर इसी तरीके से इधर देखो बच्चों, A से C ये वाला हो गया, ये F था आई थिंक, तो C से F एक रजिस्टर, C से F ये वाला रजिस्टर, और F से D, तो F से D, है ना, ये वाला रजिस्टर हो गया। और देखो A से D के बीच में डायरेक्टली एक रजिस्टर है, तो A से D के बीच में डायरेक्टली एक रजिस्टर है। तो ये हमारे सारे रजिस्टर्स हो गए। अब देखो बच्चों ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला सर्किट, है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला सर्किट सिंप्लीफाई होकर के काफी आसान सर्किट में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये है बच्चों खूबसूरती किस चीज की, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। ठीक है, तो चलो, तो बच्चों ये रजिस्टर, ये तीनों रजिस्टर किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। ये तीनों रजिस्टर किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। तो इनका सीरीज सोल्व कर लेंगे, 3R, ये वाला हो गया R एंड दिस वन इज 3R। तो बच्चों हमारा सर्किट इस तरीके से हो गया, A और D। अब ये तीनों किस में दिख रहे हैं बच्चों, पैरेलल में दिख रहे हैं। Therefore 1/R equivalent equals to 1/R1 और 1/R1 तो 3R प्लस 1/R2 1/R प्लस 1/R3 यानी 3R। क्या हो जाएगा बच्चों इनका, है ना, 3R हो गया। ओके, 1 प्लस 3 प्लस 1 तो क्या हो गया 5/3R। 1/R equivalent equal to, therefore R equivalent equals to 3R/5। ठीक है, R equivalent equals to क्या आया बच्चों, 3R/5। आपको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सिमेट्री बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। ओके, मिनटों में। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो ये हो गई इसकी बात।
एक और एग्जांपल लेंगे बच्चों हम लोग। चलो बच्चों देखो, एक और हमारे पास सर्किट है। इन सब में क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। ओके, तो ये है आपकी सर्किट। सारे जो वैल्यूज है रेजिस्टर्स के वो आइडेंटिकल है और वो कैपिटल आर है। हमें निकालना है ए टू बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, आर ए बी वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो इसको। अब बच्चों क्या हो रहा है देखो, तो इसमें किस प्रकार की सिमेट्री दिख रही है, सबसे पहले ये देख लो। तो आप अगर ए से बी के बीच में निकालना चाहते हो तो करंट किधर फ्लो कराओगे, ए से बी के बीच में करंट फ्लो कराओगे। तो और वहीं पर हमने अगर एक्सिस खींच ली ए से बी तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस हो जाएगा, है ना। अगर हमने एक ऐसी, इधर से करंट फ्लो करेगा, इधर को जाएगा, है ना। ये हमारा एक एक्सिस हो गया, इसको हम क्या बोल लेंगे, पैरेलल एक्सिस। क्या इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? यस सर, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना। इसको अगर हम क्या कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, तो ये पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। आगे बात समझ में आपको अच्छे से समझ में आया? ठीक है भाई। तो और देखो, और एक चीज देखो, क्या यहाँ पर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैं एक ऐसा एक्सिस ड्रॉ करता हूं, है ना, तो ये वाला क्या कहलाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है? तो यस सर, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है। ध्यान दें, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है ना। देखो, ये और ये दोनों सेम है, 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 ये और ये दोनों सेम है। क्या ये भी सेम है? हाँ, ये आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों तरफ, है ना बच्चों, आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये भी दोनों तरफ आएंगे, इसके भी आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो ये भी दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो ये भाई परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी शो कर रहा है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी शो कर रहा है। अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं, तो वो क्या कहता है बच्चों कि जो करंट इसमें जाएगा, सपोज इसमें I1 गया, ठीक है, तो इसमें भी क्या जाएगा, I1 जाएगा, ठीक है। अगर सपोज इसमें I2 गया तो इसमें भी क्या जाएगा, I2 जाएगा, ठीक है। और सपोज इसमें I3 जाएगा तो इसमें भी क्या जाएगा, I3 जाएगा, है ना। तभी होगा ये क्या आपका। और अगर मान लो इधर I1 गया, इधर I1 गया, I2 I3 हो गया, इधर सपोज कोई करंट X गया तो इसमें क्या जाएगा, I1 माइनस X जाएगा, है ना बच्चों, क्लियर है। सिमिलरली इसमें मान लो Y गया तो इधर क्या जाएगा, I2 माइनस Y जाएगा। अब देखो सवाल उठता है कि ये वाला पॉइंट पर ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाले पॉइंट पर देखो, इधर से आ रहा है बच्चों I3, इधर से आ रहा है I3 और इधर को भी जा रहा है क्या, I3,
मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर, तो इसके लेफ्ट और इसके राइट में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए हर तरह से, है ना। करंट की भी वैल्यू, रेजिस्टेंस की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जैसा देखो ये ब्रांच और ये ब्रांच एक दूसरे के, है ना, लेफ्ट में ये ब्रांच और राइट में ये ब्रांच, है ना, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, जो रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी होगी वही रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी होगी। सिमिलरली जो करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें होगी वही करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें होगी। सिमिलरली जो इसमें होगा वो इसमें होगा, ऐसा। तो बच्चों देखो यहाँ से I3 आया और यहाँ को I3 गया, दैट मीन्स, है ना, इससे क्या समझ में आया कि इसमें कहीं से कोई और एक्स्ट्रा करंट ऐड नहीं हो रहा है क्या। अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा, ये वाला x मान लो इसमें जुड़ता, इधर से ध्यान से देखो, है ना, इधर से I3 आ रहा है ना, इधर से I3 आ रहा है और इधर से मैं दिखा रहा हूँ क्या कि x आ रहा है। अगर ये दोनों मिक्स होता, या इधर से और देखो आ रहा है क्या, y, अंडरस्टूड। तो यहाँ देखो क्या हो जाता, x आ रहा है, I3 आ रहा है, y आ रहा है, तो कुछ वैल्यू इसमें क्या हो जाता, चेंज हो जाता। लेकिन हमको इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है। इसकी वैल्यू चेंज कब नहीं होगी बेटा, कब नहीं होगी इसकी वैल्यू चेंज, जब इसमें, है ना, ये जो वायर है इसका कोई टच ना हो, ये जो वायर है इसका कोई टच ना हो, है ना, तभी जो है ये वैल्यू जो है सेम रह सकता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये वाला जो नोड है ना इसको उखाड़ देते हैं, ये सेपरेट हो जाता है। आपको ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्टेड है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड एक्चुअली, ठीक है। इसको भी आप क्या कर लोगे बच्चों, इस तरीके से आप इसको उखाड़ देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये इस बात को फॉलो करेगा कि ये इधर से आएगा और I3 ऐसा चले जाएगा। अगर ये कनेक्टेड होता, बात समझ में आ रही, ये कनेक्टेड है बट करंट वाइज ये इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली सेपरेटेड है। तो आप इस पॉइंट को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। आई बात समझ में आपको, है ना, आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो ये ऐसा सेपरेट हो गया। अब देखो ये सर्किट कितना आसान हो गया हमारे लिए सॉल्व करना, ठीक है, बहुत ही आसान हो गया। एक पॉइंट के बाद काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, बट ये आसान हो गया। कैसे, अब देखो ये और ये क्या है ना, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, 2R हो जाएगा, और ये क्या है, R है। तो बच्चों ये हो गया आपका R, और इधर आ जाएगा इसके पैरेलल में 2R, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर ये दोनों देखो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो गया, R प्लस R 2R, तो ये हो गया आपका 2R। और फिर इसी तरीके से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो हो गया बच्चों 2R, और उसके साथ ये सीरीज पैरेलल में R, है ना, ऐसा हो गया। और क्या दिख रहा है आपको, इधर से हो गया आपका R, इधर से हो गया आपका इधर से हो गया आपका R, फिर इधर भी है आपका R, और इधर भी है आपका R। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से हो गया। क्लियर है बच्चों, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अब देखो ये R और ये 2R क्या दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लो। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस R 3R, तो R कैंसिल, क्या बचा 2R/3। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 2R/3, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 2R/3, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ये वाला R, इसका कॉम्बिनेशन 2R/3, और इसका R इस ब्रांच में हो गया, ये कहानी। सिमिलरली ये बीच वाली ब्रांच में क्या है आपका 2R है, और ये इधर वाली ब्रांच में ये वाला R, ये वाला 2R/3, और ये वाला R, ठीक है, ये A और ये B। तो आपका सर्किट इस तरीके से और सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो इनको सॉल्व कर लो, R प्लस 2R प्लस 3 और R क्या दिख रहे हैं आपको, सीरीज में दिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों R प्लस R 2R, और प्लस 2R/3 कितना हो जाएगा 2R प्लस 2R/3, 6R 8R, है ना, 8R/3 हो जाएगा आई थिंक, हाँ, तो 8R/3 हो गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, रिड्यूस हो जाएगा ये 8R/3,
सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ब्रांच भी सिमिलर है, तो 8R/3 और बीच में क्या हो गया 2R, A और B। तो अब ये क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि ये तीनों रजिस्टर क्या है, पैरेलल में है। इसका हम पैरेलल सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/8R/3, 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/2R प्लस 1/8R/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका 6/8R प्लस 1/2R, इनका हो जाएगा 8R, तो ये 6 और ये 4, तो 10/8R बोले तो therefore 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/4R, 5/4R, therefore R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4R/5, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4R/5। क्लियर है बच्चों? तो देखो ये हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट था वो आसानी से हमें मिल गया। कितना मिला भाई? 4R/5। तो बच्चों इस तरीके से आपको किसी भी प्रॉब्लम को, है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी हो, उसमें आप पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री यूज करके आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आप इसके ऊपर कितना प्रैक्टिस करते हो। आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आप चुटकियों में बना सकते हो। क्लियर है? ठीक। तो हमने मेथड ऑफ सिमेट्री के ऊपर एक्सरसाइज भी कर ली, मीन्स प्रैक्टिस भी कर ली। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों आज नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज क्यूब स्केलेटन, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस। क्यूब स्केलेटन ऑफ रेजिस्टेंस, क्यूब स्केलेटन ऑफ रेजिस्टेंस। चलो पहला केस लेंगे, केस 1, R इक्विवेलेंट बिटवीन क्या बोलूं इसको मैं, लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स, ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना। तो चलो हम लोग क्यूब तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब तैयार हो गया बच्चों। मैं इसका नेमिंग कर देता हूं। ये सपोज 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ दो ऐसे पॉइंट्स के नेम जो डायगोनली, लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट हो, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन हो गया बच्चों? 1 और 7, 2 और 8, है ना, ऐसे 3 और 5, है ना, 4 और 6, है ना। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स होते हैं। तो सपोज मुझे क्या करना है, 1 और 7 के बीच में निकालना है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड R बिटवीन 1 एंड 7 क्या होगा, क्लियर। तो इसमें कैसे अप्रोच करना है वो हमको देखना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों पाथ सिमेट्री से। कैसे सॉल्व करेंगे? पाथ सिमेट्री। तो याद करो बच्चों, पाथ सिमेट्री में मैंने क्या बोला था? पाथ सिमेट्री में ये बोला था कि कभी भी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितने भी रास्ते हों, सबका कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है
तो ये क्या कहलाता है, पाथ सिमेट्री कहलाता है, यानी उसके सारे पाथ्स क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, पाथ सिमेट्री। तो सी फ्रॉम 1 to 7 कैसे कैसे जा सकते हो, 1 से 2 को गए, ठीक है, 1 से 2 को गए, 2 से फिर क्या जा सकते हो, 2 से या तो 3 की ओर जा सकते हो, या तो 2 से 6 की ओर जा सकते हो। 2 से अगर 3 की ओर गए तो फिर वहां से 3 से 7 ऐसा जाओगे। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 7 कितने रजिस्टर मिले, 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 2 से इस तरफ गए होते तो 1 से 2, 2 से 6, 6 से 7, तो आप फिर भी देखो 1 2 3 रजिस्टर ही मिलते। तो आप इस रास्ते से गए तो भी 3 रजिस्टर मिला, और इस रास्ते से गए तो भी 3 रजिस्टर मिला, है ना, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, दोनों पाथ रेजिस्टेंस वाइज क्या हुआ, सेम हुआ। सिमिलरली मान लो 1 से आप 4 को गए होते, है ना, 4 को इन्वॉल्व करते हुए, तो आप क्या करते, 4 से या तो आप 3 की तरफ जा सकते थे, 4 से या तो आप 8 की तरफ जा सकते थे। अगर 4 से 3 की तरफ जाएंगे तो 4 से 3 और 3 से 7, तो देखो 1 2 और 3, फिर से आपको 3 ही मिले। सिमिलरली 1 2 और 3, ये यहाँ पर बनाना मैं भूल गया, ठीक है, तो इसमें भी क्या मिला, 3 रजिस्टर मिला। आप इधर से जाते तो 1 2 और 3, या इधर से जाते 1 2 और 3, तो आपको क्या दिख रहा है भाई कि जितने भी पाथ्स है ना, ऑल आर सिमेट्रिक। तो इसमें क्या है बच्चों, पाथ सिमेट्री है। पाथ सिमेट्री होने से क्या फायदा होता है, हम है ना समझ जाते हैं कि करंट जो है ना सभी पाथ्स में क्या होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है। और समझ में आ रहा है आपको, तो बच्चों अपन क्या करेंगे, 1 से 1 और 7 के बीच में चाहिए अपने को, 1 और 7 के बीच में चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आपको जिन 2 पॉइंट्स के बीच में है ना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है, आप उनके बीच में एक करंट फ्लो करा लो। तो आप इसके बीच में क्या कर लो बच्चों, एक करंट फ्लो करा लो इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर मैं यहां पर क्या ले लू, यहां पर मान लो 6i ले लू, ध्यान से देखना, अगर मैं 6i ले लू करंट, तो और ये 3 में क्या होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे। तो इधर क्या चला जाएगा बच्चों, 2i, इधर भी क्या चला जाएगा 2i, और इधर भी क्या चला जाएगा 2i। आगे की बात समझ में। अब क्यों 6i लिया मैंने वो आपको आगे समझाऊंगा, i क्यों नहीं लिया, ठीक 6i लिया। तो 2i इधर चला गया, 2i इधर चला गया, 2i इधर चला गया। अब देखो यहां से इस पॉइंट पर आकर के, है ना, इस पॉइंट पर आकर के फिर ये क्या हुआ, ऐसा बट गया। तो देखो इधर भी 1 और 2 और इधर भी 1 और 2, तो दोनों पाथ क्या है, सिमेट्रिक है। तो करंट फिर से क्या होंगे भाई, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। सिमेट्री है पाथ का, इसलिए इक्वली करंट डिवाइड हो रहे हैं। समझ में आया क्या? तो यहाँ 3 ब्रांच में इक्वली डिवाइड होना था तो 2i। यहाँ पर 2 ब्रांच में इक्वली डिवाइड होना है तो 2i का क्या हो जाएगा बच्चों, इधर चला जाएगा i और इधर भी चला जाएगा i। समझ गए क्या? सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली यहां पर देखो, इधर चला जाएगा i और इधर चला जाएगा i। सिमिलरली ये वाला 2i यहां से चला जाएगा i और इधर से चला जाएगा i। ओके, अब देखो ये वाला i चलता हुआ यहां तक आएगा i। अब तो इस जंक्शन पर इधर से आया i, इधर से आया i, तो इधर को जाएगा क्या 2i। सिमिलरली ये देखो i चलता हुआ इधर आएगा, ये वाला i चलता हुआ इधर आएगा। तो इस जंक्शन पर इधर से आया i, इधर से आया i, इधर निकल आएगा क्या 2i। सिमिलरली यहां से देखो, इधर से आया i, इधर से आया i, दोनों मिलकर के इधर चले जाएंगे 2i। तो इस जंक्शन पर इधर से 2i, इधर से 2i, इधर से 2i, तो क्या निकल पड़ेगा 6i। अंडरस्टूड? अच्छा, हमने इसके बीच में जो करंट दौड़ाया है, तो करंट दौड़ाने के लिए क्या चाहिए, बैटरी लगा होगा। तो इसके बीच में हमने क्या जोड़ रखा है, एक बैटरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक बैटरी जोड़ रखा है। आई बात समझ में? मान लो उसका वोल्टेज कितना है V। तो ऐसा हमने एक सर्किट तैयार कर ली। ओके, अब आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, आपको यूज करना है, सॉरी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना, लूप रूल यूज करना है। चलो हम क्या करेंगे बच्चों, एक लूप में वोल्टेज केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो चलो ये जो हमको दिख रहा है, ये देखो कौन सा लूप ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझे। यहां से चला, यहां से चला, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए,
ऐसे चलते हुए मैंने एक लूप कंप्लीट की। ठीक है, इस तरीके से एक लूप दिख रहा है। तो चलो इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। सपोज यहां से चला, इधर तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या, अच्छा मैं करंट के डायरेक्शन में हूँ क्या, तो करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप क्या हो जाता है बच्चों, है ना, माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाएगा, करंट 2i है, रेजिस्टेंस R है, तो क्या हो गया बच्चों, -2i है। फिर इधर से आया यहाँ पर देखो क्या है, रेजिस्टेंस R और करंट I, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, IR। फिर यहाँ देखो इसमें जाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है R और करंट है 2i, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2IR। ठीक है, फिर यूं घुमा, यहाँ से माइनस से प्लस इंक्रीज हुआ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, +V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये है केवीएल इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा बच्चों -2IR, -IR और -2IR कितना हो गया, -5IR प्लस V इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 5IR इक्वल्स टू V। आ गई बात समझ में, 5IR बराबर V। अब मैं इसको ऐसा लिख लूं अगर कि 5R इक्वल्स टू V बाय I, लिख सकता हूं 5R बराबर V बाय I। अब मैं ऐसा करूं, ऊपर 6 और नीचे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो भी चलेगा, जरूर चलेगा। एक 6 को मैं इधर ले आता हूं, 5R बाय 6, और इधर हो जाएगा क्या, V बाई 6I। ठीक है, V बाई 6I। अब आप गौर से देखो, V क्या है, टोटल वोल्टेज, और 6I क्या है, टोटल करंट, है ना। ये क्या है, टोटल वोल्टेज, और ये क्या है, टोटल करंट। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट क्या देगा आपको, टोटल रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। दिस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट, है ना। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 5R बाई 6। क्लियर है क्या, 5R बाई 6। तो इस तरीके से हम इस क्यूब स्केलेटन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या निकालने के लिए, फ्रॉम बिटवीन लॉन्गेस्ट डायगोनल के पॉइंट्स के बीच में निकालने के लिए आप इस रूल को यूज कर सकते हो, पाथ सिमेट्री को यूज कर सकते हो। आंसर आया आपका 5R बाई 6 बिटवीन लॉन्गेस्ट डायगोनल, किसी भी लॉन्गेस्ट डायगोनल के अक्रॉस जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, है ना, क्यूब के केस में वो होगा 5R बाई 6। अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों, क्यूब स्केलेटन के याद करो, कैपेसिटर के केस में और 2 केसेस पड़े थे, तो हम उन दोनों केसेस को भी लेंगे। तो केस 2, R इक्विवेलेंट अक्रॉस वन साइड। किसी साइड के अक्रॉस अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, किसी साइड के अक्रॉस अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया क्यूब स्केलेटन। नेमिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं जब साइड बोलता हूं बच्चों, तो साइड क्या हो गया, 1 2 1 5 1 4 2 3, ये सब क्या है, साइड्स हैं। तो हमें किसी साइड्स के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में, तो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं R बिटवीन 1 एंड 2 क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको समझते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको समझते हैं। तो बच्चों अब अगर आप देखो तो ये पॉइंट 1 से, है ना, पॉइंट 1 से 4 जाने के लिए आपको क्या पार करना पड़ेगा, एक R रेजिस्टर को पार करना पड़ेगा। सिमिलरली पॉइंट 1 से 5 को जाने के लिए क्या पार करना पड़ेगा, वही R रेजिस्टेंस को पार करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों,
तो इसका पाथ और इसका पाथ क्या है, सिमेट्रिक है, तो 0.4 और 0.5 क्या हो जाएगा आपका, इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली इस साइड देखो, 2 से 3 जाने के लिए भी एक आर पार करना पड़ेगा, 2 से 6 जाने के लिए भी एक आर पार करना पड़ेगा, तो 3 और 6 क्या हो जाएंगे आपके, सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट 1 हो गया हमारा, ये पॉइंट 2 हो गया, तो और मैं क्या बोल रहा हूं, इधर 4 और 5 क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे, और इधर 3 और 6 इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। फिर इधर देखो कौन सा, 8 पॉइंट और इधर क्या 7 पॉइंट, है ना। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो 1 और 2 के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, ये आर रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो इसके बदले हमने क्या लगा दिया, ये आर लगा दिया। अब देखो ये वाला किसके बीच में जुड़ा हुआ है, 1 और 4 के बीच में, तो इधर आ जाएगा हमारा ये वाला रेजिस्टर। फिर ये किसके बीच में, 1 और 5 के बीच में, हियर इज 1 हियर इज 5, तो इसके बीच में ये और एक आ गया, ठीक है, ऐसा। अब देखो बच्चों 4 से 8 के बीच में, 4 से 8 के बीच में ये वाला जुड़ा हुआ है, और ये 5 से 8 है, 5 भी यही है बेटा, 8 है, तो 5 से 8 के बीच में ये वाला जुड़ जाएगा। सिमिलरली उस साइड देखो 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में ये वाला हो गया, ठीक है। फिर 2 से 6 के बीच में, तो 2 भी यही है और 6 भी यही है, ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब देखो बच्चों 3 से 7 ये वाला, तो 3 से 7 ऐसा आ गया बच्चों, इसका काम हो गया। ये 6 से 7, तो 6 भी यही है, 7 भी यही है, तो ये वाला काम हो गया इसका। क्लियर है। 8 और 7 के बीच में ये वाला है, तो 8 और 7 के बीच में हमने ये ड्रॉ कर लिया। 5 to 6 कहाँ है भाई, 5 यहाँ है, कहाँ है भाई 6 यहाँ है, तो इसके बीच में हमने एक ड्रॉ कर लिया, इसका काम हो गया। ये वाला 4 और 3 के बीच में, कहाँ है 4 यहाँ है, कहाँ है 3 यहाँ है, तो इसके बीच में एक और रजिस्टर आ जाएगा। तो हमने देखो सारे रजिस्टर्स को ड्रॉ कर लिया। क्लियर है बच्चों। तो सारे रजिस्टर्स अब आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि कौन कैसे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ये दोनों इक्विवेलेंट, ये है पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट r/2, इसका इक्विवेलेंट r/2, इसका इक्विवेलेंट r/2, इसका इक्विवेलेंट r/2, और इसका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। चलो क्या हो गया बच्चों, ये रहा ऐसा ही, ये हो जाएगा आपका r/2, ये हो जाएगा आपका r/2, और ये हो जाएगा आपका r/2। इधर हो गया आपका r/2, इधर हो गया r, और इधर हो गया आपका r/2। दिस इज 1 और दिस इज 2, ठीक है। तो अब आपका सर्किट सिंप्लीफाई होकर के ऐसा हो गया। अब हमें दिख रहा है बच्चों कि ये वाला और ये वाला क्या है, सीरीज में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तीनों, तो r/2 प्लस r/2 r प्लस r क्या हो जाएगा 2r। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो ये रिड्यूस होकर के हो गया, ये वाला r, ये वाला r/2, ये वाला r/2, और ये वाला r/2, और इधर क्या हो गया बच्चों, इन तीनों के बदले हम क्या लगा सकते हैं 2r, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, ये 1 और ये 2, तो ऐसा सिंप्लीफाई हो गया। अब और क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो इनको पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। पैरेलल सॉल्व करके और हमारा नया आएगा, कितना हो जाएगा बच्चों इन दोनों का पैरेलल सॉल्यूशन, 2r इंटू r/2 अपॉन 2r प्लस r/2, ठीक है। तो क्या हो गया 2r इंटू r/2, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4 प्लस r 5r/2, तो r/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2r/5। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा 2r/5। तो बच्चों ये हो गया आपका r, इधर हो गया r/2, इधर हो गया आपका 2r/5, और इधर हो गया आपका r/2, 0.1 और 0.2। तो अब आपका ऐसा हो गया सर्किट। क्लियर है। अब और क्या करेंगे,
सी। अब हमें क्या समझ में आ रहा है, ये और ये तीनों क्या है, सीरीज में है, तो ऐड हो जाएगा बच्चों। r/2 प्लस r/2 क्या हो गया, r हो गया, तो 2r/5 प्लस r कितना हो गया देखो, तो 7r/5। तो इनके बदले क्या लगा लूंगा मैं, 7r/5 r, और इधर आ गया मेरे पास 7r/5, ये 0.1 और ये 0.2। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं बच्चों, पैरेलल में, तो इनका पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 7r/5 इंटू r अपॉन 7r/5 प्लस r कितना हो गया, 7r/5 इंटू r अपॉन 7 और 5 क्या हो गया, 12r/5, r/5 कैंसिल हो गया, 7r/12। तो इस कंडीशन में r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, 7r/12 है ना। एनी साइड्स, किसी साइड्स के अक्रॉस जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा आपका क्या, 7r/12। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हो गया केस नंबर 2। सी। नाउ केस नंबर 3 विच इज लास्ट केस, केस 3 फेस डायगोनल, ठीक है। R इक्विवेलेंट बिटवीन फेस डायगोनल, ठीक है, ये निकालना है अपने को। क्या होता है फेस डायगोनल, आओ देखते हैं। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया बच्चों। नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो ये 1 और 3 इसको कहते हैं फेस डायगोनल, 2 और 4 क्या कहलाते हैं, फेस डायगोनल। इस साइड में देखो, इस फेस में देखो तो 5 और 4 क्या है, फेस डायगोनल। 1 और 8 क्या है, फेस डायगोनल। ये बॉटम फेस पर देखोगे तो ये 6 और 8 क्या है, फेस डायगोनल। 5 और 7 क्या है, फेस डायगोनल। राइट फेस को देखोगे तो 3 एंड 6, 2 एंड 7 ये सब कहलाते हैं फेस डायगोनल। तो ऐसे किसी पॉइंट्स के बीच में हमें अगर R इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो अभी जैसे कि ले रहा हूं मैं R बिटवीन 1 एंड 3, ठीक है, ये निकालना है। तो इसमें क्या करना है देखो आपको, सिमिलरली बच्चों है ना, 1 से 2 जाने के लिए एक पार करना पड़ेगा, 1 से 4 जाने के लिए आपको एक पार करना पड़ेगा। तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे आपके, ठीक है। 2 और 4 क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। अंडरस्टूड, क्लियर है बात, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, तो चलो, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया 3, और ये 2 और 4 क्या हो जाएंगे आपका, 2 और 4 क्या हो जाएंगे आपका, इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। तो 2 और 4 को मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। तो ये जो ऊपर का फेस है उसका काम हो गया। सिमिलरली देखो नीचे के फेस में वैसा ही केस बनेगा, ठीक है। इधर 5, इधर 7, और बीच में जो ये 6 और 8 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। तो 6 और 8 क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो ऐसा आया हमारे पास, क्लियर है। तो अब देखो कौन किसके बीच में कैसे जुड़ा हुआ है, देख लेते हैं। तो ये वाला किसके बीच में बच्चों, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में इसको जोड़ लिया मैंने। ये वाला किसके बीच में है, 1 और 4 के बीच में। तो यही हुआ 1 और 4, तो इसके बीच में जोड़ लिया। अब ये देखो किसके बीच में है, 1 और 5, 1 और 5 ये वाला हो गया बच्चों। फिर 2 और 3, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो 2 और 3 के बीच में हमने इसको ऐड किया। 2 और 6, 2 यहाँ, 6 कहाँ, यहाँ है। तो 2 और 6 के बीच में हमने इसको ऐड किया। 3 और 7 के बीच में, तो 3 और 7 के बीच में इसको ऐड कर लिया। फिर क्या बचा बच्चों,
7 और 8 के बीच में कहाँ है 7, ये है, ये हो गया 7 और 8 के बीच में। 6 और 7, तो 6 और 7 यही है, तो 6 और 7 के बीच में ये वाला ऐड हो गया। फिर क्या बचा भाई 5 और 6, 5 और 6 यहाँ है, तो ये वाला ऐड हो गया। और 5 और 8, 5 और 8 भी यही है, तो इसके बीच में ये वाला ऐड कर लिया। फिर क्या बचा 4 to 8, 4 to 8 ये वाला बचा हुआ है, तो 4 और ये 8 है ना, इसके बीच में हो गया। 4 और 3, 4 और 3 के बीच में इधर हो गया, कौन सा, ये वाला। तो सारे रजिस्टर्स हो गए, देखो टोटल 12 रजिस्टर्स, 2 to 4 to 6 to 8 10 and 11 and 12। तो इस तरीके से देखो रजिस्टर्स का अरेंजमेंट हो गया। हमें निकालना क्या है बच्चों, 1 और 3 के बीच में, क्लियर है, हमें निकालना क्या है 1 और 3 के बीच में, अंडरस्टूड। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो भाई ये दोनों क्या है पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में और ये पैरेलल में है, अंडरस्टूड। तो अपन क्या करेंगे, इसके बदले क्या पुट कर सकते हैं, r/2, इसके बदले r/2, इसके बदले r/2 और इसके बदले भी r/2 और इसके बदले भी r/2, ऐसा पुट कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलो अब देखो क्या हो जा रहा है। सी, तो भाई इधर हो गया, देखो ये r/2 और ये r है ना, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो इसके बदले में क्या ले लेता हूं, सिंगल ले लिया, r प्लस r/2 कितना हो गया बच्चों, 3r/2। सिमिलरली इस तरफ क्या हो जाएगा, ये r और ये r/2, 3r/2, 3r/2, ओके बच्चों। और ये बीच में क्या है, बीच में है हमारे पास r/2 और इधर क्या है हमारे पास, इधर है हमारे पास r/2 और इधर भी है हमारे पास r/2, ठीक है बच्चों। इसको मैं इधर लगा दूं तो चलेगा, इधर लगा देता हूं 3r/2 और इसको भी इधर लगा देता हूं 3r/2, ठीक है बच्चों। ये वाला पॉइंट क्या है आपका 1 और ये वाला पॉइंट क्या है आपका 3। कुछ इस तरीके से हो गया बच्चों, r/2, r/2, 3r/2, 3r/2, इस तरीके से आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर गौर से देखो तो ये जो शेप दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, ब्रिज का शेप दिख रहा है, ब्रिटिशटन ब्रिज का। अब चेक करना है क्या ये ब्रिज बैलेंस है, तो यस, r/2 रेशियो क्या हो गया 1, 3r/2 रेशियो क्या हो गया 1। तो ये जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है, क्योंकि दोनों रेशियो बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस सर्किट को, इस रजिस्टर को उड़ा सकते हो, या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हो। आपको 1 और 3 के बीच में निकालना है, तो ये हो गया पैरेलल एक्सिस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इधर भी r/2, इधर भी r/2, इधर भी 3r/2 और इधर भी 3r/2। तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या करते हैं बच्चों, ये आप इसको क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ये वाला उड़ जाएगा। तो इधर क्या हो गया r/2 सीरीज में हो जाएगा। तो r/2 सीरीज में क्या हो जाएगा बच्चों r, और इधर 3r/2 सीरीज में क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ 3r/2 आई थिंक 3r हो जाएगा। इधर 1 और इधर 3, ये दोनों किस में है बच्चों, पैरेलल में है। तो पैरेलल सॉल्व कर लो, 3r इंटू r अपॉन 3r प्लस r 4r, ये कैंसिल हो गया, तो 3r/4। तो इस केस में जो r इक्विवेलेंट होगा दैट इज 3r/4। आप चाहो इसको याद भी रख सकते हो, हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, समझ गए बच्चों। तो ये है हमारा क्यूब स्केलेटन। तो बच्चों आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे।